ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज गायनोकोलॉजी में हमारा 25वां जो चैप्टर वीर्य को परिरक्षित करना या प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन। इससे पहले कल एक शब्द जो ध्यान में नहीं था, इससे जस्ट बैक ही है 278 पे, वो था PSI 5 PSI। ये है, इसको जो है 5 पाउंड प्रेशर जो है वो स्क्वायर इंच कहते हैं इसको, स्क्वायर इंच पर, स्क्वायर इंच के हिसाब से जो है वो 5 पाउंड जो है वो इस तरह से इसका दाब जो है वो रखा जाता है। प्रेशर स्क्वायर इंच कहते हैं इसको। 5 यानी कि पाउंड यानी कि प्रेशर स्क्वायर इंच। तो हम जो है प्रेशर स्क्वायर इंच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पाउंड है। तो ये आप इसको कल मेरे ध्यान में नहीं था तो इसको आप नोट कर लें। तो अब है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन। वीर्य अधिक समय तक गर्भित निषेचन करने योग्य बनाए रखने को प्रिजर्वेशन कहते हैं। वीर्य को दूर दराज के स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु भेजना पड़ता है और इस क्रिया में सीमन खराब नहीं हो जावे, अतः उसे परिरक्षित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यानी कि प्रिजर्वेशन करना बड़ा ज़रूरी है उसको। तो अगर ये प्रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा तो इससे सिस्टम सेट नहीं बैठेगा। तो आज हम इसका प्रिजर्वेशन जो है पहले हम देख लेते हैं। वीर्य को परिरक्षित यानी भंडारित अथवा सुरक्षित रखने की मुख्य रूप से 2 मुख्य विधियां हैं। 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में रखकर, जो पहले रखा करते थे। पहले जो है नेचुरल जो हमारे की विलेज सेंटर होते थे वहाँ आर्टिफिशियल ये वेजाइना से वीर्य कलेक्ट करते थे और इसको रेफ्रिजरेटर में 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख रहे थे, तो बहुत थोड़े समय तक रहता था। इसके बाद में हमारे पास आया तरल नाइट्रोजन से वीर्य को सुरक्षित रखना, LN2 लिक्विड नाइट्रोजन से। इसके बाद में आता है डीप फ्रीजिंग ऑफ सीमन, यानी कि वीर्य का हिमीकरण, डीप फ्रीजिंग ऑफ सीमन। 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वीर्य को भंडारित करना। वीर्य को एकत्रित करने के बाद उसे कुछ समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड के हॉट वाटर बाथ पर रखते हैं। ये जो है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हॉट वाटर बाथ जो है। और डाइल्यूटर्स को भी इसी तापक्रम पर लाकर उसमें मिला देते हैं। तो ये मैंने अभी पीछे हमने डाइल्यूटर में पढ़ा था कि दोनों का एक ही तापक्रम होना चाहिए, तो दोनों का तापक्रम एक रख करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों को मिला दिया जाता है। तत्पश्चात इस पतले किए वीर्य को साफ एक छोटी कांच की शीशी में ऊपर तक भरकर रबर का कारक लगाकर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में भंडारित करते हैं। जब इसे बाहर दूर दराज के स्थान पर भेजते हैं तो थर्मस फ्लास्क, पहले ये क्या करते थे कि विलेज से हम ले जाते थे, थर्मस फ्लास्क में बर्फ डालकर इस डाइल्यूएंट वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु भेज देते थे। इस प्रकार का यह वीर्य 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं रहता, 2-3 दिन ही कृत्रिम गर्भाधान हेतु काम में आता है। इसके बाद ये खराब हो जाता है और इसको फेंकना पड़ता है। तरल नाइट्रोजन में सीमन को सुरक्षित रखना, ये बेस्ट मेथड है। इस विधि से वीर्य को सुरक्षित रखने के कुछ स्टेप्स आयाम हैं, वो निम्न है। पहले तो इसका डाइल्यूशन ऑफ सीमन करना है, फिर सीमन स्ट्रा पर प्रिंटिंग करनी है, फिर स्ट्रा में वीर्य भरना और फिर प्रयोगशाला मुख बंद लगाना है और फिर स्ट्रा का रैकिंग ऑफ स्ट्रा, यानी कि रैक में रखते हैं, किस तरह से रैक में रखा जाता है। और फिर आता है कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में स्ट्राज की साम्य अवस्था। तो पहला है डाइल्यूशन ऑफ सीमन। मूल्यांकन के बाद वीर्य को इतना तनुकरण किया जाता है कि एक स्ट्रा में भरी जा रही तनुकृत वीर्य में
25 में या 30 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या हो। 25 या 30 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या होनी चाहिए। तनुकरण की प्रक्रिया पूर्व में टोटल हमने डाइल्यूशन देख लिया कैसे कैसे करते हैं। अब आता है प्रिंटिंग ऑफ सीमन स्ट्रा। शुक्राणुओं की सांद्रता के अनुसार तनुकरण के बाद वीर्य की जितनी खुराक तैयार करनी हो उतनी ही स्ट्रा पर स्वचालित प्रिंटिंग मशीन द्वारा बुल का नंबर अथवा नंबर, नस्ल, लैब का नाम, बैच नंबर, फर्म का नाम, निर्माण दिनांक व वर्ष आदि स्ट्रा पर प्रिंट कर दिए जाते हैं। तो ये स्ट्रा पर प्रिंटिंग है। ये स्ट्रा तो आप लोगों ने देख ही रखे होंगे किस तरह से प्लास्टिक के होते हैं ये, और उन पे ये प्रिंटिंग जो है होती है ताकि उसमें जब सीमन भरा जाए और उनको लैब द्वारा जो है वो बंद कर दिया जाए तो फिर ये उसमें क्या है ये बाहर से ही आप पता लगा सकें। प्रिंटिंग के बाद स्ट्रा को 20 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट के चैम्बर में रखकर स्टरलाइज करते हैं, निस्संक्रमण किया जाता है। स्ट्रा को वहीं पंखे द्वारा सुखा लेते हैं। स्ट्रा में वीर्य भरना व प्रयोगशाला मुखबंद लगाना, फिलिंग एंड लैब सीलिंग ऑफ स्ट्रा। लगभग वर्तमान सभी प्रयोगशाला में यह कार्य अब स्वचालित फिलिंग व सीलिंग मशीन द्वारा किया जाता है। मशीन की क्रिया को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि स्ट्रा में चाहेगी तनुकृत वीर्य की मात्रा के साथ प्रयोगशाला मुखबंद लेबोरेटरी सील के पास 1 से 1.2 सेंटीमीटर की स्पेस, एयर स्पेस बनाते हुए सील कर देते हैं। स्ट्रा का रैक में रखना। वीर्य भरने व प्रयोगशाला सील लगाने के बाद स्ट्रा को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में स्थानांतरित कर फ्रीजिंग रैक्स में व्यवस्थित कर दिया जाता है। फ्रीजिंग रैक्स को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट या बायो फ्रीजर की बनावट के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाता है। कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट जो है वो उसके अंदर स्ट्रा की साम्यता, इक्विलिब्रेशन इन दी कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट एक जैसा। फ्रीजिंग रैक्स में व्यवस्थित सीमन स्ट्रा को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है। पहले यहाँ रखेंगे इसको 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी भंडारण को साम्य व्यवस्था, इक्विलिब्रेशन पीरियड कहते हैं। इक्विलिब्रेशन इस साम्य अवस्था अवधि में शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर ग्लिसरॉल प्रवेश कर लेता है। इसे आयनी व प्रासरण साम्यता, आयोनिक एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यह शुक्राणुओं में हिमीकरण तनाव यानी कि फ्रीजिंग स्ट्रेस को सहने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। ये अंडरलाइन कर लेना भी इसको। ग्लिसरॉल प्रवेश कर लेता है। तो ये ग्लिसरॉल है वो उस समय जब वो एकदम से फ्रीज होंगे उस समय उनको सहने की क्षमता जो देता है। थर्ड वन था वीर्य का हिमीकरण, डीप फ्रीजिंग ऑफ सीमन। हिमीकरण के 2 तरीके हैं, तत्काल तेजी से हिमीकरण, इंस्टेंट फास्ट फ्रीजिंग। इसे तरल नाइट्रोजन वाष्प हिमीकरण LN2 वेपर फ्रीजिंग भी कहते हैं। इसी विधि में बहुत चौड़े मुंह के क्रायो कंटेनर का उपयोग किया जाता है। ये क्रायो कंटेनर हम आगे खूब पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है आपका क्रायोकेन का। कंटेनर में तरल नाइट्रोजन को ग्रिल स्तर तक भर देते हैं। अभी आगे हम इसका देखेंगे कि ये ग्रिल स्तर तक जो है वो इसको भरना और ये पूरा का पूरा आगे
डिटेल इसकी है उनमें दी हुई। साम्य अवस्था को प्राप्त स्ट्राज को फ्रीजिंग रैक्स में व्यवस्थित कर कंटेनर की ग्रिल पर रख देते हैं। ग्रिल पर स्ट्राज को इस प्रकार रखें कि तरल नाइट्रोजन के स्तर से स्ट्राज 4 सेंटीमीटर ऊपर रहे। यहाँ पर वाष्प तरल लिक्विड ये जो Ln2 है उसमें उसकी वाष्प के अंदर वो पहले ठंडा होगा और इसका तापमान -175 डिग्री सेंटीग्रेड से -180 डिग्री सेंट तक होता है। तो ये देखिए अब क्या करना है। ग्रिल आप समझते हैं कि ये इस तरह से उसको रखा जाएगा कि ये जो स्ट्रा हैं वो उसको टच नहीं करेंगे, Ln2 को ऊपर रहेंगे उससे, उस ग्रिल से। तो क्या होगा, उसके अंदर से जो गैस है वो केवल टच करेगी पहले उनको, सीधा Ln2 में नहीं डुबोते। ये कहने का इनका ये मतलब है। इसके बाद तरल नाइट्रोजन टैंक को ढक्कन से ढकें अथवा कंटेनर के मुंह को चारों तरफ से एक्रिलिक शीट से ढक दें। ग्रिल पर कम से कम इन स्ट्राज को 10 मिनट तक रखने के तत्पश्चात Ln2 में डूबे गॉबलेट में रखकर Ln2 में भंडारण हेतु डुबो देते हैं। यहाँ पर Ln2 का तापक्रम -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपने अब आप देखिए कम से कम आपने 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस पर पहले उसको उसकी Ln2 के जो गैस है उसमें रखा, ग्रिल पे रखा। तो ये फिर जो है ये 10 मिनट तक उस वहाँ रखने के बाद में अब इसको Ln2 के अंदर -196 पे डुबो देते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित हिमकरण, स्लो एंड कंट्रोल्ड फ्रीज। और ये तो था फ्रीजिंग में क्या था, तत्काल और तेजी से धीरे धीरे नियंत्रित हिमकरण। इस विधि में धीरे धीरे स्ट्रा का तापक्रम -175 डिग्री सेंटीग्रेड से -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक प्रोग्रामेबल यानी कि बायोफ्रीजर की सहायता से लाया जाता है। धीरे धीरे उस टेम्परेचर को हाई किया जाता है। हिमीकरण के बाद स्ट्रा का द्रवीकरण 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर शुक्राणुओं की जांच करनी चाहिए। यदि 60% से कम शुक्राणुओं की बढ़ती गतिशीलता प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है हो तो ऐसे सीमन को भंडारित नहीं करते। हिमकृत वीर्य की समय पर स्पर्म की गतिशीलता की जांच करते रहना चाहिए। ये जब आपको प्रयोग के लिए दिए जाते हैं तो आप एक डॉक्टर से ये अलाउड होता है कि आप जो है एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर कम से कम एक गॉबलेट में शायद 500 से 1000 तक जो है वो स्ट्रा होते हैं। अलग अलग जो ब्रीड्स हैं तो अलग अलग गॉबलेट होंगे, उनमें से आप एक एक को आप जहाँ मेन हमारा जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ वो एक एक जो है सबका एक एक स्ट्रा निकाल करके उसको जांच किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है कि ये जांच किए गए और ये सीमन जो है सही पाया गया। ये किया जा सकता है। धीरे आप लोग नहीं करेंगे इसको, आपके ये अलाउड नहीं होता है। धीरे धीरे नियंत्रित हिमकरण, ये तो हमारे पास फ्रोजन सीमन के लाभ। अब हमारे पास है फ्रोजन सीमन से क्या लाभ जो है वो होते हैं। फ्रोजन सीमन का उपयोग करते समय पशुपालक अपने इच्छा अनुसार ब्रीडिंग प्रोग्राम के अनुसार बुल का सीमन प्रयोग कर सकता है। अब गांव में एक ही तरह का प्रकार का झोटा है, गोदा है, तो वो चॉइस उसके पास नहीं है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है तो आजकल तो बहुत इतने लोग अलर्ट हो गए हैं इस पर्पज़ से, तो आके पहले ही पूछता है साहिवाल का है आपके पास, राठी का है, HF का है या जर्सी का है। तो ये ऑलरेडी वो जो है भैंस में कौन सा है आपके पास में स्ट्रा, तो मुर्रा के ही हैं जनरली हमारे पास। तो वो कहता है कि मैं अच्छे नस्ल का जो है टीका क्यों ना मेरे
पशु को ज्ञापन करवाऊँ उस टीके से, ताकि वो अच्छी बच्ची आएगी, अगर अब अच्छी आई तो ये एक अच्छी बात है ना। तो ये इच्छा अनुसार वो, ये एक बहुत बड़ा लाभ है। फ्रोजन सीमन के उपयोग करने के बाद व्यापक स्तर पर कम समय में प्रोजेनी टेस्टिंग की जा सकती है तथा प्रोजेनी टेस्टिंग के बाद उस बुल का सीमन प्रयोग कर सकते हैं। फ्रोजन सीमन 10 से 15 साल तक प्रयोग में लिया जा सकता है। देखिए अब कमाल है, यानी बुल सांड के मर जाने के बाद भी लंबे समय तक उसके सीमन का प्रयोग किया जा सकता है। फ्रोजन सीमन को एआई के लिए उपयोग में लेते समय 95% उपयोग होता है तथा 5% तक की वेस्टेज होता है, जबकि लिक्विड सीमन में 30% तक वेस्टेज होता है। फ्रोजन सीमन में ट्रांसपोर्ट यातायात खर्च बहुत कम आता है। फ्रोजन सीमन की स्ट्रा को दुनिया के किसी भी भाग में कम समय में भेजा जा सकता है। इस प्रकार उत्तम नस्ल के बुल सांड के सीमन की सेवाएं बड़े पैमाने पर उपयोग में ली जा सकती हैं। तो ये आज जो हमने इस चैप्टर को प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हिमकृत वीर्य का उचित रख रखाव, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फ्रोजन सीमन। ये जो हमने सीमन को फ्रोजन कर लिया, इसका जो है पहले प्रॉपर रख रखाव जो है हम देखेंगे कि इसका कैसे होता है, और ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।